ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा में अगर आप मेन मेथड का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS जो लिखते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। प्लस हमने लास्ट सेशन में अगर आपने अटेंड किया होगा अच्छी तरीके से, तो मैंने लास्ट प्रोग्राम यहीं पे मैंने ला के आपको छोड़ा था। और जहाँ पे मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, हर कंसेप्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। राइट, आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जरूर देखा होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आज का सेशन और भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चीज़ों को समझना और भी आसान होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस पार्ट जो है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं तो ही इस सेशन का ज़्यादा मजा ले पाएंगे। पर फिर भी जो लोग फर्स्ट टाइम भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको गारंटी के साथ में बोलूंगा कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास का नाम आप जो भी चाहे दे सकते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और ये जो हमारे पास मेन मेथड है, तो आज हमारा टॉपिक है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, इसके पीछे क्या सब चीजें हैं, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या हम मेन मेथड में कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या सब चेंजेस हम कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलहाल यहाँ पे सारा चीज को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। प्लस लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रिंट से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट क्या है, प्रिंट एलन क्या है, बैकस्लैश एन किस तरीके से काम करता है, बहुत डिटेल में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो आज हम मेन मेथड को समझेंगे। तो बहुत ही इत्मीनान से आप बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में भी जो आपको कुछ प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को करके दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि हमने क्लास लिखा है और एक ही जस्ट क्लास क्रिएट किया था, और मेन मेथड के अंदर में सिस्टम डॉट आउट के अंदर में जो कुछ भी लिखते थे हमें प्रिंट करके दिखाता था। राइट ना। अब बात करते हैं क्या हमारे पास हम एक ही क्लास बना सकते हैं क्या। अभी तक तो हम एक ही क्लास में काम कर रहे थे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल क्लासेस के साथ काम करना होगा तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मेन मेथड को समझते हैं। और ये जो भी कोडिंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे काफी डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अभी आपके सामने मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो भी कोडिंग मैंने उधर किया है, जस्ट उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने कहाँ पे सेव किया है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने जो सेव किया है, मैंने यहाँ पे अभी आप भी यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने जो सेव इसको किया हुआ है, डी ड्राइव फोल्डर में मैंने इसको सेव किया हुआ है। राइट। तो देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे है। डी ड्राइव के अंदर में मैंने एक वर्कशॉप नाम का फोल्डर बनाया है, और उस वर्कशॉप के अंदर में फाइल का नाम क्या है, मैक डॉट जावा हमने सेव किया हुआ है। राइट। तो ये हमारा लोकेशन है जहां पे मैंने इस मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने सेव करके रखा हुआ है। अब आपको समझना है कि क्लास मैक के अंदर में हमने जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है, सबसे फर्स्ट जो कीवर्ड है जिसका मतलब है पब्लिक, तो इस पब्लिक कीवर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने जो सॉफ्टवेयर आप जब भी इंस्टॉल करते हैं इसमें, क्योंकि आपको कंपलसरी तौर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेडीके कहते हैं, जिसके बारे में लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। और जेडीके जब आप इंस्टॉल करते हैं तो जेडीके के अंदर में जेआरई होता है, और जेआरई के अंदर में जेवीएम होता है। ठीक है। तो जेडीके जो है यहाँ पे कुछ मैं इस तरीके से मैं कर दूं, ये तो इसका लोकेशन हो गया। कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूं ताकि आपको समझना बहुत आसान होगा। और इसके अंदर जो है ये होता है जेवीएम, यानी ये हो गया जेडीके। जेडीके के अंदर जेआरई, और इस जेआरई के अंदर में ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है जेवीएम। मैंने सभी का रोल बताया था कि किसका क्या काम होता है, लेकिन अभी आपको जेवीएम के बारे में और भी बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो आपको करना क्या होता है कि मेन मेथड कंपलसरी तौर पे आपको लिखना होता है। इसके पीछे बस एक चीज कहानी ये है कि जेवीएम जो है हमेशा मेन मेथड को ही सर्च करता है, यानी आपने जो भी आपने कोडिंग किया है,
आपने कुछ और भी बहुत सारे कोडिंग किया है, लेकिन हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जेवीएम जो है हमेशा मेन मेथड को ही वो सर्च करता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि मेन मेथड लिखते हैं तो मेन मेथड कोई भी क्लास के अंदर में जो आप मेथड बनाते हैं, कहीं से न कहीं से उसे कॉल किया जाता है, और उसके बाद ही उस मेथड के अंदर में आप जो कुछ भी कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास एक मेन मेथड जो बना हुआ है, इस पर्टिकुलर मेन मेथड को कौन कॉल करता है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि इसे कॉल करता है जेवीएम, यानी जावा वर्चुअल मशीन जो है, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मेन मेथड। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, यानी जेवीएम हमेशा मेन मेथड को ही कॉल करता है। अब बात ये पूछा जाएगा क्या कि आप अगर आपने मेन मेथड के अलावा अगर खुद का भी कुछ मेथड अगर आप क्रिएट करते हैं कुछ पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो क्या मेन मेथड की तरह ही जेवीएम उसको भी कॉल करता है क्या? तो आपको आंसर देना होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? फिर आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों? क्योंकि जेवीएम जो है सिर्फ मेन मेथड को ही कॉल क्यों करता है? क्योंकि जेवीएम के अंदर में पहले से ही दिया गया है उसको इंस्ट्रक्शन कि उसे पब्लिक जहां पे भी मिले, यानी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर स्टैटिक, वी फॉर वाइड, एम फॉर मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS, ये पहले से ही उसको मेंशन यहाँ पे करके दिया गया है। ठीक है, और इसलिए वो हमेशा इसी को सर्च करता है और इसी को जाके कॉल करता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि मेन मेथड को कौन कॉल करता है, तो आपको बताना है कि जेवीएम कॉल करता है। पूछा जाएगा कि जेवीएम जो है ये कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि वंस यू विल इंस्टॉल द जेडीके इन योर सिस्टम, जेडीके के अंदर में ही आपको जेआरई मिल जाता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, और जेआरई के अंदर में जेवीएम होता है, और यही जेवीएम जो है मेन मेथड को कॉल करता है। बस आपको इतना बताना है। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जेवीएम मेन मेथड को ही क्यों कॉल करता है, क्योंकि जेवीएम को वही इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है, और जेवीएम के अंदर में बताया गया है कि देखो तुम ये चीजें जहां पे तुमको मिले बस उसी को जाके कॉल कर दो आप। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बाय वन कीवर्ड की तरफ हम आते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट जो कीवर्ड है जो कि है यहाँ पे पब्लिक। अब इस पब्लिक कीवर्ड का क्या मतलब है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप पब्लिक और प्राइवेट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पब्लिक होता है तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे पब्लिक पार्क होता है जहाँ पे कोई भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई भी वहां पे जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जो प्राइवेट होता है, जो किसी का घर होता है, उस तरीके से आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, राइट? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होना मतलब जो जिसका है वही एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो कोई भी जाके उसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करना है। तो पब्लिक जो है यहाँ पे एक इसको कहा जाता है क्या, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर इसको हम कहते हैं, यानी एक्सेसिबिलिटी, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहा जाता है इसको। तो पब्लिक लिखने का मतलब क्या है? अब देखिए आप, मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि जेवीएम इसको कॉल करता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड अगर नहीं लिखा होता है ना, तो यहाँ पे किसी भी मेथड जब भी आप बनाते हैं, हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी मेथड आप बनाते हैं तो उससे पहले पब्लिक प्राइवेट होता है, इवन प्रोटेक्टेड भी होता है, डिफॉल्ट भी होता है। तो पब्लिक अगर है, इसका मतलब है कि यस जेवीएम जो है इसे कॉल कर सकता है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आप समझिए कि ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे, मैंने लोकेशन लिखने का यही मेरा मकसद था, मकसद यही था कि ये जो मेरा फाइल है वो कहाँ पे रखा है, डी ड्राइव में वर्कशॉप नाम के फोल्डर पे रखा है। क्या जेडीके इस सेम लोकेशन पे है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? बाय डिफॉल्ट अगर आप चेंजेस नहीं करते हो, लोकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके, और वो फिर वहां पे जेडीके जावा का फाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन होता है इसका, जावा का लोकेशन होता है, यानी जेडीके का लोकेशन होता है। तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है, कंफर्म करेंगे, क्योंकि आपने जो फाइल सेव किया है वो कहाँ पे सेव किया है, डी ड्राइव में, वर्कशॉप फोल्डर में, और कहीं पे भी कर सकते हैं आप नॉर्मली जो प्रोग्राम करते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, इस लोकेशन पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप, कहीं अलग आप करते हैं। तो दोनों का लोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है।
और अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं होता तो डिफरेंट लोकेशन से जेवीएम जो है इस पर्टिकुलर मेन मेथड को सर्च नहीं कर पाता, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पब्लिक। इसका अगर पब्लिक नहीं लिखा होता, इंस्टेड ऑफ पब्लिक अगर आप प्राइवेट लिख देते हो, तो मेन मेथड जो होगा, यानी यहाँ पे से जेवीएम जो है इस पर्टिकुलर मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर पाता। और इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखा है ताकि जेवीएम बहुत ही आसानी से अलग लोकेशन से भी, अगर ये पर्टिकुलर फाइल जो है किसी डिफरेंट लोकेशन पे भी है, तो भी जेवीएम बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर मेन मेथड को कॉल करने के लिए केपेबल रहे, इसलिए यहाँ पे पब्लिक रखा गया है। अगर प्राइवेट होता तो एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो कोई भी ऐसा ऐसा मतलब कोई भी एक्सेस वहां पे नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पब्लिक है तो एक्सेस किया जा सकता है, दोनों का लोकेशन डिफरेंट है, और इसलिए यहाँ पे जेवीएम इसको आसानी से एक्सेस कर सके, इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखा गया है। लेकिन आप यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कंपलसरी तौर पे पब्लिक यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये पब्लिक को मैं सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है, बाहर से इसे कोई आके एक्सेस कर सकता है क्या, तो यस डेफिनेटली कर सकता है। और कौन कर सकता है ये भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जेवीएम इसको एक्सेस कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे। फर्स्ट कीवर्ड क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन दे मुझे। मतलब एक लाइन में अगर मैं बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन मेथड में पब्लिक का क्या रोल है, तो आपको बताना है कि आप जो भी फाइल, आप जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो भी कोडिंग करते हैं, आप डिफरेंट लोकेशन पे जाके कोडिंग करते हैं, फाइल अलग फाइल बनता है, जेवीएम का लोकेशन अलग है। तो ये डिफरेंट लोकेशन पे रहते हुए भी इस पर्टिकुलर मेन मेथड को कॉल कर सके, इसलिए यहाँ पे पब्लिक रखा गया है। यानी पब्लिक का मतलब ही होता है कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर होगा, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे अगर ये चीज क्लियर है तो। अब हमारे पास आ जाता है क्या, सेकंड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड है जहां पे है हमारे पास है स्टैटिक। अब स्टैटिक को समझने के लिए मैं वापस से कोडिंग पे जाऊंगा और फिर कोडिंग के थ्रू चीजों को समझाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास में अभी हमने एक क्लास बनाया हुआ है मैक, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को दिख रहा होगा। यस दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है मेन मेथड इसी में है, और सारा कुछ यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ कोड भी यहाँ पे किया था। अगर आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फाइल पे जाके एक न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, एक दूसरा फाइल हमने क्रिएट कर दिया, क्लास टेस्ट बना दिया, जो भी नाम देना चाहें क्लास का नाम दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि ये मेन मेथड है लिखा हुआ, है ना। अब मेन मेथड इस क्लास में मैं नहीं लिखता हूँ, मैंने खुद का एक यूजर डिफाइंड मेथड में बना रहा हूँ। मैंने पब्लिक लिखा, पब्लिक का मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वॉइड थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं, जो कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, उसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक शो नाम का मेथड बना दिया, और ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट साइन होता है ये मेथड को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को समझना। जैसे क्लास लिखा, जस्ट नाम लिख के छोड़ दिया, लेकिन जब भी आप मेथड आप बनाते हो तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आप दीजिए कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो इस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में इनहेरिटेंस टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, बट यहाँ पे आप जस्ट हम पब्लिक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पब्लिक के बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया है। वाइड रिटर्न टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और ये मेथड का नाम होता है जो कि यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मतलब क्या, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी नाम दे दिया, आप दे सकते हैं, लेकिन आगे कंपलसरी तौर पे ये ब्रैकेट साइन आपको कंपलसरी तौर पे देना है, इस बात पे ध्यान देना है। और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट कर दिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे डबल कोड के अंदर मैंने मैसेज क्या दे दिया, हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट। जस्ट ये एक मैसेज हमने यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, अब आप बताएं कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करके रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लग रहा है आपको। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि विदाउट मेन मेथड रन नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपने बनाया है ये मेन मेथड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड मेथड है जो हमने खुद से बना दिया है। जेवीएम इसको जाके कॉल तो करेगा नहीं, और अगर जेवीएम इसको कॉल ही नहीं करेगा तो हमें ये आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस किया है, और सेम उसी लोकेशन पे वर्कशॉप सेम वाला जो जिस लोकेशन पे हमारा मैक डॉट जावा था, सेम इसी लोकेशन पे मैं जाके इसको सेव करूंगा, और फाइल का नाम वही दूंगा जो क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा करके हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे कभी कर्सर अगर आप रखेंगे तो डी में वर्कशॉप में टेस्ट डॉट जावा सेव है, और ये जो मैक वाला है वो भी सेम लोकेशन पे, दोनों को मैंने सेव कर दिया है, लेकिन ये हमें आउटपुट नहीं देगा। अगर इसको मैं आपको कंपाइल करके और रन करके भी दिखाऊं तो भी आपको चीजों को समझना आसान होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, यानी
मैंने यहाँ पे CMD करते हुए ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे क्लियर है, कमांड प्रॉम्प्ट सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना? कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे लोकेशन है? सी ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, लेकिन मेरा मुझे जाना कहाँ पे है? मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है? हमारा प्रोग्राम डी में है, तो हम जाएंगे कहाँ पे? कैसे जाएंगे? डी कोलन लिख दें, आप डी ड्राइव में चले जाएंगे। डी ड्राइव में कहाँ पे जाना है? तो उसके लिए मैंने बताया था CD, और फिर कौन से फोल्डर का नाम क्या है? वर्कशॉप। एंटर करेंगे, वर्कशॉप में हम लोग आ चुके हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट और भी मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर उस लोकेशन पे मैं चल के अगर आपको दिखाऊं जहां पे मैंने सेव किया हुआ है, यानी डी ड्राइव में वर्कशॉप में अगर हम आते हैं, तो पहले से जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल जो बना हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी आप दोनों फाइल यहाँ इस लोकेशन पे देख पाओगे, टेस्ट डॉट जावा भी है और मैक डॉट जावा भी है। दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और मैं भी टेस्ट को हम लोग कंपाइल करके देखेंगे, ठीक है। कंपाइल करने का सिंटेक्स क्या होता है? जावा सी, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है टेस्ट डॉट जावा। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि क्या अभी अगर मैं टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करता हूं तो क्या मेरा जो यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होता है डॉट क्लास फाइल बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट डॉट जावा के पास मेन मेथड नहीं है। आप में से कुछ लोगों का आंसर आ रहा है कि जिसके पास मेन मेथड नहीं होता है उसको हम कंपाइल नहीं कर सकते, लेकिन आपको बताऊं कि आप कंपाइल कर सकते हैं, कि बिना मेन मेथड के भी आप किसी भी जावा फाइल को कंपाइल करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपने कोडिंग अच्छी तरीके से किया है, कुछ सिंटैक्स मिस्टेक नहीं होगा, तो ये आपको डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड क्रिएट करके देता ही देता है। तो अभी आपने देखा कि टेस्ट वाले में हमारे पास मेन मेथड नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टेस्ट डॉट क्लास आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये बना के देगा। आप देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ पे। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या अगर आपने एक क्लास क्रिएट किया और उसने आपने क्या किया कि मेन मेथड नहीं रखा और आपने खुद का कुछ मेथड आपने बना दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपका आंसर है बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर इसको रन किया जाए तो मुझे आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग में क्या लिखा था? हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट लिखा था, तो क्या हमें ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि विदाउट मेन मेथड हमें कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं। इसलिए जब मैं एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है आपको, ये रन टाइम में आपको एरर दिखा रहा है, और यहाँ पे क्लियर आपको बता रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेन मेथड क्यों जरूरी है, अभी लास्ट क्लास में पूछ रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को भी समझ पाए होंगे, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है। मेन मेथड के बिना कुछ काम ही नहीं होगा, जेबीएम इसको काम ही नहीं करने देगा, राइट ना? तो यहाँ पे कंपलसरी तौर पे आपको टेस्ट वाले में भी मेन मेथड को रखना होगा, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता हूं, तब मैं मुझे ये पर्टिकुलर आउटपुट अगर चाहिए, है ना, हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसे मेन मेथड को नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा जो जो हमने यूजर डिफाइंड मेथड जो रखा है इसी के हेल्प से मुझे ये चीजें आउटपुट आना चाहिए। तो आपको क्या क्या करना होगा कि इसको तो रन करके कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग यहां से यानी क्लास मैक्स से क्लास टेस्ट के शो मेथड को एक्सेस हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक के पास तो हमारे पास मेन मेथड है। अगर इसके पास है अगर मेन मेथड, तो जेवीएम इसको आके एक्टिवेट करेगा और इसके अंदर में जो भी कोड होगा उसको रन करेगा, और इसके अंदर जो है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिंक कर दूंगा टेस्ट वाले फाइल से, तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा। तो कैसे लिंक हम करेंगे? तो उसको देखिए, अगर आप एक क्लास से दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है। उप्स कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट होता है क्लास, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास के अंदर में ही हम मेथड को स्टोर करते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू एक्सेस another class from another class, मतलब I want to access test class from Mac class, then you have to create object for test class inside the Mac class। क्या समझ में आया? मैंने ये बताया कि अगर टेस्ट क्लास को एक्सेस करना होगा तो आपको मैक क्लास के अंदर में टेस्ट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आप बोलेंगे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? ये सिंटैक्स का पार्ट है। देखिए, मुझे क्या करना है, कौन से क्लास में जाना है, उस क्लास का नाम लिख दो, टेस्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम एज ए वेरिएबल की तरह आप समझिए, जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जस्ट वेरिएबल का नाम आप कुछ भी आप लिख सकते हो, जस्ट मैंने लिख दिया ओबी, ओबी फॉर ऑब्जेक्ट। आप नाम कुछ भी एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू देना है, उसके बाद न्यू, न्यू से मेमोरी अलोकेट होगा,
किसके लिए, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा है। कुछ इस तरीके से ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। और ये होता है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को हम कहते हैं कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कि आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसके लिए, टेस्ट क्लास के लिए। ठीक है। और अब ये बनाने का मतलब क्या, ये आप इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना ओबी, इस ओबी के हेल्प से आप टेस्ट क्लास के अंदर जो शो मेथड है उसे आप कॉल कर सकते हैं। तो हम कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबी ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए, और उस मेथड का नाम क्या था, शो मेथड, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब क्या होगा कि अब आपको कंपाइल इसे करना है। जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे उसके बाद जेवीएम है, देखिएगा मेन मेथड यहाँ पे है, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। फिर टेस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उसको अब ये भी जेवीएम को समझ में आ जाएगा कि यस उसे टेस्ट मेथड का भी, टेस्ट क्लास का भी काम करना है। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप शो को आप यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कॉल करेगा, और जैसे शो कॉल होगा और ये जो मैसेज है वो आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देता है। राइट। तो अब यहाँ पे इसको हम रन करके देखिए यहाँ पे कि काम किस तरीके से करेगा। तो देखिए आप सबसे पहले आपको करना क्या है, अब मैं वापस से उस लोकेशन पे फिर से आता हूँ, और जो पहले जो टेस्ट डॉट क्लास फाइल बना था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास दो जावा का फाइल है, मैक डॉट जावा और यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा, ये दो फाइल हमारे पास यहाँ पे है। और अब आपको सिंपली करना क्या है, अब आपको कंपाइल करो। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि अब मैंने क्या बताया कि मेन क्लास जो हमारे पास है मैक वाला जिसके अंदर मेन मेथड है उसी को हम कंपाइल करते हैं, जावा सी मैक डॉट जावा, जैसे मैंने ये लिखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या मैक डॉट जावा को जब आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल टेस्ट के लिए बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको आंसर देना है, क्या दे सकते हैं, बताएं किसके लिए बनेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट क्लास फाइल बनेगा या दो डॉट क्लास फाइल बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डॉट क्लास फाइल बना या नहीं बना। यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही बना है हमारे पास, किसके लिए, मैक डॉट क्लास के लिए हमें यहाँ पे बना के दिखा दिया है। ठीक है। अब देखो आप जब आप रन करोगे, रन हमें किसे करना है, मैक को ही रन करना है। और जब आप एंटर कर रहे हो तो ये जो हमें आउटपुट दिखा रहा है ये हमें पुराना आउटपुट हमें दिखा रहा है, जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो है कि पुराना आउटपुट क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया हुआ था जो भी हमने चेंजेस किया, इसलिए इसको हम सेव कर लेंगे, इस बात पे ध्यान देना है। और इसलिए मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था क्योंकि ये प्रोग्राम लास्ट टाइम जो मैंने किया था जिसका आउटपुट मैंने 10+20 किया था, इसलिए आपको ये भी समझ में आया होगा कि आप जो कुछ भी चेंजेस करते हैं आप सेव करके फिर से कंपाइल करें। अगर नहीं करते हैं सेव तो आपका जो पुराना आउटपुट है वही दिखाएगा। इसलिए मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा और फिर से यहाँ पे मैक डॉट क्लास को फिर से मैं यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ। और अब अगर आप फिर से आप कंपाइल करते हो किसको, मैक डॉट जावा को, अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो जावा फाइल है, डॉट क्लास फाइल किसी के लिए नहीं बना, लेकिन जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या करेगा, उसने दो डॉट क्लास फाइल बना देगा, टेस्ट के लिए भी और मैक के लिए भी। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे होता है क्या, कि आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे दो कैसे बना, तो दो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे दो बनने का रीजन क्या था, ये रीजन ये था क्योंकि हमने मैक क्लास के अंदर ही तो टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन इसको दे दिया है ना, इसलिए उसने टेस्ट क्लास के लिए भी बाइट कोड क्रिएट कर दिया है। और अब आप यहाँ पे कंपाइल किसको कर रहे हो, कंपाइल मैक को किया, रन भी हम मैक को करेंगे, मैक को रन करेंगे क्योंकि मैक के अंदर ही टेस्ट के बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया, ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। और उसी ऑब्जेक्ट से हमने शो मेथड को भी कॉल करना है, और शो मेथड जब कॉल होता है तो आपको ये मैसेज मिलेगा, आई एम इन क्लास टेस्ट। और इसलिए अभी आप यहाँ पे इसको मैं जस्ट एंटर करूंगा और आप देख सकते हैं हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट आपको दिखा रहा है। यानी एक क्लास से दूसरे क्लास के मेंबर को कैसे कॉल किया जाता है वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और फाइल आपको कंपाइल इसी को करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो जो ऑब्जेक्ट आपको उसका बनाना है जिस क्लास को एक्सेस करना है, लेकिन इंटरनली डॉट क्लास फाइल भी बन जाता है। एक मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा एक और नया एग्जांपल के साथ। मान लो कि क्लास मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया सपोज इंडिया, ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया हेलो नाम का एक मेथड दे दिया, ठीक है। और इस मेथड के अंदर में हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देंगे। हमने प्रिंट कर दिया क्या, हेलो आई एम इन इंडिया, कुछ इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया। इसको सेव करते हैं, सेम उसी लोकेशन पे जाके मैं सेव कर रहा हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडिया डॉट जावा।
ठीक है। इंडिया डॉट जावा जो क्लास का नाम था वही फाइल का भी नाम दे दिया। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर इसको भी कंपाइल करेंगे तो कंपाइल तो होगा, लेकिन रन करते वक्त आपको दिखाएगा कि इसके पास मेन मेथड नहीं है, तो ये आप रन इसको नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जिसके पास मेन मेथड है उसके अंदर जाइए और उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, इंडिया ऑब्जेक्ट का नाम अच्छा इस बात पे ध्यान देना है कि अगर ओ बी मैंने यूज कर लिया तो दोबारा से नहीं यूज करना है, इसलिए मैंने OB2 कर दिया हूं। ठीक है, और न्यू इंडिया, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट बन चुका है। और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेथड का नाम क्या था उधर, हेलो नाम का मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, हेलो नाम का क्रिएट किया था और जस्ट मैंने उसको कॉल कर दिया है। ठीक है, और मैं अब वापस यहाँ पे आता हूँ, तो अभी पहले से जो डॉट क्लास फाइल बना हुआ है सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 3 जावा फाइल है, इंडिया है, मैक है, टेस्ट है। टेस्ट और इंडिया के पास में मेन मेथड नहीं है, मैक के पास में मेन मेथड है, और मैं इसी को कंपाइल भी यहाँ पे करूंगा। तो अभी आप बताएंगे कि कितना डॉट क्लास फाइल बनेगा, जावा सी मैक डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितने क्लास फाइल्स बनेंगे। यस, अभी कुछ कुछ लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैक के अंदर में ही मैंने इंडिया के लिए भी ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ और टेस्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ, इसलिए हमें यहाँ पे तीनों के लिए ही यहाँ पे डॉट क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। देखो आप, इंडिया डॉट क्लास, मैक डॉट क्लास और टेस्ट डॉट क्लास तीनों बन चुका है। और अब आप इसको जब आप रन करोगे जावा मैक, तो अभी आप देखो हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट वाला भी मैसेज आ रहा है और हेलो आई एम इन इंडिया वाला भी मैसेज आपको दिखा रहा है। समझ में आया क्या आपको, कि ऑब्जेक्ट बना के एक क्लास से दूसरे क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर होगा तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। और अब बात करते हैं कि अब आप सोचेंगे कि मैं स्टैटिक को समझाने के लिए मैं इतना चीजें क्यों बताया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मुझे क्या करना है कि ये मेथड को कॉल करना था, तो कंपलसरी तौर पर हमें क्या करना हुआ, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं चाहता हूं कि एक्सेस करना, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। जैसे अगर मान लो कि मैं ये वाला जो पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला जो पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिख के मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे उस क्लास का नाम क्या था, पहला वाला टेस्ट था, टेस्ट के अंदर में शो मेथड था, और दूसरा क्या था, इंडिया, इंडिया डॉट हेलो मेथड। क्या ये कॉल होगा क्या, तो अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके अगर आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जब मैंने इसको कंपाइल किया आपको एरर आपको दिखा रहा है। देखो क्या दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड है सो मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड है हेलो मेथड। मतलब ये बता रहा है कि आप जो भी यहाँ पे मेथड जो बनाए हो, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मतलब इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि नॉन स्टैटिक अगर है तो आपको कंपल्सरी तौर पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, लेकिन आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो आप क्या करो कि पब्लिक के बाद यहाँ पे स्टैटिक लगा दो और सेव कर दीजिए। यहाँ पे भी ये पब्लिक के बाद वॉइड से पहले यहाँ पे स्टैटिक लगा दीजिए, बस हो गया काम। अब स्टैटिक लगाने का मतलब ये होगा कि अब आप इस तरीके से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, यानी क्लास का नाम लिखते हुए उसके मेथड को कॉल कर दो, क्लास का नाम लिखते हुए उसके मेथड को कॉल कर दो। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता है, जैसे यहाँ पे भी था, है ना, पब्लिक के बाद स्टैटिक लिखा हुआ था, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप देखो, अब क्या मुझे एरर यहाँ पे दिखाएगा क्या, अभी अगर मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, ओके है, रन किया, देखो आप आउटपुट हमें मिल रहा है, पहले की तरह एरर नहीं दिखा रहा है और प्रॉपर तरीके से आउटपुट हमें दिखा रहा है। अब यही चीज मुझे समझाना था कि ये जो मेन मेथड होता है इसे कॉल कौन करता है, जेवीएम कॉल करता है। जो व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन किया कर रहा था, मैं उस लोकेशन पे आ रहा हूँ। और अभी आप देखिए, एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, स्टैटिक का मतलब क्या, कि इस मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम। अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं होता तो जेवीएम को हर बार इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। इसलिए यहाँ पे स्टैटिक दे दिया गया है ताकि जेवीएम जो है इस पर्टिकुलर मेन मेथड को जब कॉल करेगा तो उसे क्लास मैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, इसलिए स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है। समझ में आया तो प्लीज कंफर्मेशन दे, यानी यहाँ पे नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल मेन मेथड। समझ में आया, तो ये क्या सिग्निफिकेंट होता है स्टैटिक कीवर्ड का। ठीक है, क्लियर होगा। तीसरा जो कीवर्ड है वो है void। void को हम जस्ट कहते हैं क्या, कि रिटर्न टाइप होता है, कि एक जब मेथड कॉल होता है तो कुछ भी रिटर्न नहीं देता है, किसे, यानी इट डजंट रिटर्न, आपको बताना है क्या, इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू टू द जेवीएम। क्योंकि जेवीएम इसको कॉल करता है तो ये जेवीएम को कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, किसको रिटर्न वैल्यू देगा, फाइनल जो यूजर होगा उसको देगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि void का मतलब ये कुछ भी रिटर्न वैल्यू, जेवीएम इसको कॉल करता है,
कॉल किया, इसके अंदर भी जो भी आउटपुट है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, ना कि कुछ वो पर चीजें जो है वापस जेवीएम को नहीं देता है। यानी सिंपल आपको बताना, ये कुछ भी रिटर्न करके वैल्यू नहीं देता है जेवीएम को, ये बताना है। और इसके बाद ये जो होता है मेन, मेन जस्ट मेथड का नाम है ना, इट्स ए नेम ऑफ द मेथड, लेकिन जो कि इनबिल्ट है, पहले से ही डिफाइन किया गया है और ये पहले से ही जेवीएम को पता है, और इसका जस्ट मेन यहाँ पे नाम है। और जिस तरीके से मैंने भी आपको शो मेथड बनाया, हेलो मेथड बनाया, उसी तरीके से ये मेन मेथड है जो पहले से ही डिफाइन किया गया है। प्लस अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग ARGS जो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे कर दूं, स्ट्रिंग ARGS, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया है? इसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब आप बोलेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होता है भाई? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इसको कहते हैं। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, अभी आप देखिए, इस चीज को समझिए। मैं वापस से कोडिंग पे आ रहा हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को समझने के लिए, और इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा कि उसका क्या मकसद क्या होता है। देखिए, ये जो है स्ट्रिंग ARGS है ना, स्ट्रिंग ARGS, ARGS क्या है? जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, और ये जो साइन होता है ये एरे साइन को इंडिकेट करता है। अगर आपने थोड़ा सा C++ सीखे होंगे तो वहाँ पे एरे एक टॉपिक होता है जहाँ पे इंडेक्सिंग जो होता है, काउंटिंग जो होता है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। यानी ARGS मतलब एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू स्टोर होता है वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, सिस्टम डॉट आउट पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे हमने मैसेज प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ क्या, ARGS, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, कुछ ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि ARGS के पास मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू आप देंगे वो 0 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट में जाता है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, अभी तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया है, ARGS 0। अब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करें पहले और रन करें, फिर आपको मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं बाकी दो क्लास से लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन में हम मैक वाले में हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को लिखा है। तो अब क्लास मैक जो है टेस्ट और इंडिया डॉट जावा फाइल से कोई इसको मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो भी आप, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल किया। अब मैं रन करते टाइम आप ध्यान से देखिएगा मैं रन कैसे कर रहा हूँ, जावा लिखा और मैक लिखा, ठीक है, और स्पेस देख के मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया है, कुमार, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कुमार डेटा मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये कुमार इसको मिलेगा, ARGS के 0 पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, और उसी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि ARGS के 0 पोजीशन पे कौन सा डेटा है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको, मैंने क्या लिखा, जावा क्लास का नाम रन करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ पहले एंटर करते थे, लेकिन मैंने यहाँ से डेटा दे दिया कुमार, और ये हमारे प्रोग्राम को मिल जाएगा, और अभी आप देख सकते हो कुमार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं क्या कि मल्टीपल डेटा आपको दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये 0 हो गया, 0 के बाद हो गया 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, कुछ इस तरीके से। अब मैं 3 डेटा दे सकता हूँ वहां से, ठीक है। अब देखिए आप, 3 डेटा अगर मैं देता हूँ तो किस तरीके से हम देंगे, फिर से हमें सबसे पहले तो कंपाइल करना होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल, सॉरी गलत, पहले रन कर दिया मैंने, कंपाइल किया, कंपाइल करना है। उसके बाद जब आप रन करेंगे, जावा मैक मैंने लिख दिया कुमार, मैंने लिख दिया इंडिया, मैंने लिख दिया महाराष्ट्र, ठीक है। अब क्या होगा कि मैक के अंदर जो डेटा है, कुमार कौन से पोजीशन पे जाएगा, ARGS के 0 पोजीशन पे कुमार चला जाएगा, फिर इंडिया 1 पोजीशन पे, महाराष्ट्र 2 पोजीशन पे। जैसे मैं एंटर करता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये यहाँ पे हमारे पास तीनों जो डेटा है आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुमार, इंडिया और महाराष्ट्र, यानी तीनों जो है हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। यानी स्ट्रिंग ARGS के हेल्प से आप रन टाइम में कुछ भी आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। रन करते वक्त यहाँ पे जो रन करने का जो कमांड है वहीं पे आप डेटा पास कर सकते हो आप, और वो आप अपने प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूज आप कर सकते हो। समझ में आया कि स्ट्रिंग ARGS का क्या यूज है, कि जब आप रन करते हैं, कंपाइल करने के बाद जब आप रन करते हैं, उसी टाइम आप जो भी डेटा आप देते हो वो ARGS के पास चला जाएगा, और वहां पे इसके पास जो भी डेटा जाता है वो 0 1 2 3 इस तरीके से जाता है, और उसको आप यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS का यूज। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना डिटेल आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक एक चीज को किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार रिकैप करूंगा। पब्लिक का मतलब मैंने आपको बताया कि जेवीएम किसी का लोकेशन कहीं और होता है, आपके प्रोग्राम का लोकेशन कहीं और होता है, तो जेवीएम इसको आसानी से कॉल कर सके, इसलिए यहाँ पे पब्लिक की ओर लिखा गया है।
स्टैटिक का मतलब क्या कि मेन मेथड जब भी कॉल की होता है जेवीएम के थ्रू, तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, यानी मैक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही जेवीएम इसको कॉल कर सके, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लिखा जाता है। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है, जेवीएम को कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता है। मेन इस मेथड का नाम है और आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते हैं, ये पहले से इनबिल्ट है। लेकिन अगर आपको चेंज करना होगा तो जेवीएम में जाके भी चेंज करना होगा, तो वो एक अलग कहानी है। स्ट्रिंग ARGS का मतलब क्या, इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, जिसके हेल्प से आप रन टाइम में कुछ भी इनपुट आप दे सकते हैं और वो अपने प्रोग्राम में आप इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें चेंजेस हम क्या कर सकते हैं। इसमें भी अब मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये कंप्लीटली इनबिल्ट होता है, बिल्कुल ये इनबिल्ट तो है, बट आप इसमें कुछ कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ARGS की अगर हम बात करें, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपल सा रखता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा मैं प्रिंट कर लेता हूँ, हेलो प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इस ARGS की जगह पे आप कुछ भी आप लिख सकते हो, XYZ ABC, आप कुछ भी आप यहाँ पे नाम आप दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया CNC वेब लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आराम से काम करेगा, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, सो आप चेंज कर सकते हो। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसा लिख देगा, बोलेगा यहाँ पे कुछ भी लिख देगा, यानी ARGS की जगह पे कुछ भी लिख देगा, बोलेगा ये सही है क्या। अब देखो कंपाइल करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, तो आप इसको आराम से चेंज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कंपाइल मैंने यहाँ पे किया, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, राइट ना। और जब आप इसको आप रन करोगे जावा मैक, अभी आप देखो आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको आप यहाँ से हटा के CNC से पहले लिख दो, तो भी ये वैलिड सिंटैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर से इसको कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। क्लियर है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी यहाँ पे नहीं होगे, ये स्ट्रिंग के जस्ट बाद ऐसा लिखा रहेगा, आपसे बोला जाएगा ये सिंटैक्स सही है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। कभी कभी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा ही नहीं और वहां पे 3 डॉट लिखा होगा, तो भी आपको बताना है कि यस ये भी जो है वैलिड सिंटैक्स है और जेवीएम को इसके बारे में पता है, और इसलिए जेबीएम यहाँ पे कोई भी आपको एरर वगैरह नहीं दिखाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको करके दिखाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, ये जो सीक्वेंस है ना इसको चेंज कर सकते हो आप। पब्लिक को यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ ऐसा, स्टैटिक पहले फिर पब्लिक और फिर वॉइड मैंने ऐसा, तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। अभी फिर से मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, सब कुछ ठीक है, रन किया, आप देख सकते हो आप, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि मेन मेथड क्यों जरूरी होता है, मेन मेथड को कौन कॉल करता है, सभी कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, सभी के बारे में आपको बताया। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या मेन की जगह पर हम कुछ दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या, तो आपको बताना है कि आप मैनुअली उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब क्या कि जेवीएम को पहले से ही बताया गया कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ही वहां पे लिखा गया है, तो अगर जेवीएम वाले यानी जावा वाले अगर चाहें तो वहां पे उसको चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो है मेन की जगह पे कुछ और XYZ लिख दें, तो वही आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले से ही ये सब सिंटैक्स उसको देख के रखा गया है और उसी को देखता है और जेवीएम इसको कॉल करता है और प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों जरूरी होता है, इसको कौन कॉल करता है, एक एक कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन चैट बॉक्स के थ्रू जरूर दें, क्योंकि एक एक चीज को मैंने बहुत बारीकी से और डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया है। एक क्लास से दूसरे क्लास को कैसे एक्सेस किया जाएगा, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको बताया कि ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है, किसका डॉट क्लास फाइल बनेगा, किसका नहीं बनेगा, हर तरह से आपको बताने की कोशिश किया। प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें, ऑल क्लियर है और सेशन को आपने एंजॉय किया है तो प्लीज आप जरूर कंफर्मेशन जरूर दें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।